Hello guys, welcome back with new lecture. Today I will discuss with you uh, concept of timer. Okay, I hope you watched the previous lectures. Okay, then I proceed next page, and today's lecture is 15. I hope आप लोगों को पीछे का जो कॉन्सेप्ट पूरा लेक्चर्स है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी in proper way. Are you understand? So I discuss with you timer. Okay, टाइमर मेनली आपका तीन टाइप का होता है, एक टी ऑन टाइमर, एक टी ऑफ टाइमर और एक टी ओ एन आर टाइमर जिसे कहते हैं रिटेंटिव टाइमर। क्लियर? ये तीन टाइप के तुम्हारे पास टाइमर होते हैं। टी ऑन टाइमर को ऑन डिले टाइमर या टी ऑफ टाइमर को ऑफ डिले टाइमर भी कहा जाता है। जो टाइमर होता है टी ऑन टाइमर और टी ऑफ टाइमर, ठीक। और उसके बाद आता है रिटेंटिव टाइमर। रिटेंटिव टाइमर एक एक्यूमुलेटिव टाइमर होता है जो वैल्यू को स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में क्या यहाँ पे डिफिनेशन क्या है। द यूनिट्स ऑफ टाइमर आर 1 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड और 100 मिली सेकेंड। ये इसका रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। ये रेजोल्यूशन ऑफ टाइमर दिया होता है 1 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड एंड 100 मिली सेकेंड। इससे ज़्यादा आपको रेजोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, इतना ही मेनली हमको रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। एंड द काउंटिंग मैथड इज काउंटिंग अप। ये जो काउंटर होते हैं, ये जो टाइमर होते हैं, इनका जो काउंटिंग वैल्यू रहती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है हमेशा। 0 टू जो भी वैल्यू आपको 0 से इंक्रीज करेगा और जो भी वैल्यू आप डाल रखे उस वैल्यू तक ये काउंटिंग करेगा। अब ये टाइमर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सेकंड मैक्सिमम सेकंड होगा, मैक्सिमम टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये वहाँ तक वो वैल्यू को अपना काउंट करेगा, ठीक है, या उसका टाइम जो है वो चलेगा उस वैल्यू तक। व्हेन द प्रेजेंट वैल्यू इन द टाइमर इक्वल टू द सेट वैल्यू। देखो, प्रेजेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो टाइमर में चल रही होती है, ठीक है। जैसे हम सप्लाई देते हैं वो टाइमर वैल्यू अपनी काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, वो प्रेजेंट वैल्यू होती है। सेट वैल्यू जो वो वैल्यू होती है जो यूजर उसको डिफाइन करता है, उसको हम लोग कहते हैं सेट वैल्यू। आई क्लियर? और उसके बाद द एसोसिएटेड द आउटपुट कॉइल विल बी ऑन। और जो उसके बाद उसकी डन बिट या टीटी बिट से जो भी हमारी आउटपुट कनेक्टेड होते हैं, टाइमर काउंटर जो भी एनीथिंग एल्स जो भी कनेक्टेड होंगे हमारे टाइमर काउंटर जो भी है, और आउटपुट जो भी हमारा कनेक्टेड होगा वो ऑन हो जाएगा, ठीक। एसोसिएटेड आउटपुट कॉइल विल बी ऑन। दिस सेट वैल्यू शुड बी के। तो एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया कि जो सेट वैल्यू है वो हमारी के है। क्लियर? इन द डेसिमल कैन बी स्पेसिफाइड द कंटेंट ऑफ डाटा रजिस्टर। और वो वैल्यू जो हम लोग डालते हैं वो डाटा रजिस्टर के अंदर हम लोग डालते हैं, ठीक है। जो वैल्यू हम लोग यूजर डिफाइन करेगा उस वैल्यू को आप डाटा रजिस्टर में सेव करते हो, ठीक। और उस वैल्यू को हम लोग के इक्वल किए हैं। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअल टाइम हम कैसे निकालेंगे, सेट टाइम कैसे निकलेगा। द सेट टाइम कह सकते हो द एक्चुअल सेट टाइम इन टाइमर इक्वल टू द टाइमर रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई सेट वैल्यू। जो भी आपका रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 1 मिली सेकेंड होगा, 10 मिली सेकेंड होगा, 100 मिली सेकेंड, ये तो आप टाइमर के एड्रेस के अकॉर्डिंग आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट करोगे। उस टाइमर का रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई मारोगे जो आपने सेट वैल्यू उसमें डाली है, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई मारने के बाद आपका जो एक्चुअल टाइम निकल के आएगा वो टाइम आपका ओरिजिनल टाइम होगा। क्लियर? इफ सेट वैल्यू इज के इक्वल टू 200, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया, बट के इक्वल टू 200 है एंड टाइमर रेजोल्यूशन इज 10 मिली सेकेंड। तो मैंने मान लिया एग्जाम्पल के लिए टाइमर का जो रेजोल्यूशन है वो हमारे पास कितना है, 10 मिली सेकेंड है। द एक्चुअल सेट टाइम हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई अगर 200 करते हैं तो इक्वल टू आता है कितना, 2000 मिली सेकेंड। 2000 मिली सेकेंड को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिली सेकेंड 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 से 3 जीरो कैंसिल होंगे पॉजिटिव, तो बचेगा हमारे पास 2 सेकेंड। क्लियर? तो ये हमारे पास 2 सेकंड बचा। इसी तरह से जितना भी हमको टाइम रिक्वायर्ड होगा ना, वो फैक्टर हम उसके रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको 5 सेकंड चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब जगह 10 मिली सेकंड है या 100 मिली सेकंड है, जो भी रेजोल्यूशन हमारा दिया है उस रेजोल्यूशन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो हमको जगह यही अभी यहाँ पर 200 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो जगह हम 200 से 10 मिली सेकेंड को मल्टीप्लाई मारते हैं तो 2 सेकंड आता है। यदि 200 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई मारेंगे, 1 मिली सेकेंड को मारेंगे तो कितना आएगा, 0.2 सेकेंड आएगा। क्लियर? और यही जगह 100 को हम 100 मिली सेकेंड को हम अगर 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो आपका वहाँ पर कितना टोटल टाइम बनेगा बताओ। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 100 मल्टीप्लाई होगा
200 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 जीरो तो इसके हो गए, ठीक है। टोटल जो टाइम बचा वो कितना बचा आपके पास, 20 सेकेंड। क्लियर, तो आपका कितना बचेगा, 20 सेकेंड बचेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेशन करोगे। तो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया किस तरह से कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक। इसी तरह से जब मान लो कि आप 100 है, आप 100 मिली सेकेंड आपके पास रेजोल्यूशन है, आप कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे कि 5 सेकेंड आपका टाइम निकल के आ जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर 5 सेकेंड आपका टाइम निकल के आना है तो आप 50 से मल्टीप्लाई करो 100 मिली सेकेंड को, ठीक। तो उसमें 3 जीरो कैंसिल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मिली सेकेंड से, और मिली से यूनिट हमारी मिली है ना, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 3 जीरो कैंसिल हो गए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कितना बचा, 5 सेकेंड बचा। इसी तरह से 10 सेकेंड चलाना है तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 सेकेंड अगर आप चलाओगे तो 100 मिली सेकेंड से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना मल्टीप्लाई करोगे आप टोटल उसमें से 100, ठीक है। तो उसमें से 3 जीरो कैंसिल होंगे तो बचेगा 10, तो तुम्हारा 10 सेकंड बच गया। इसी तरह से अगर तुम 1 मिली सेकेंड में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, अगर तुमको चलाना है मान लो आई होप आपको चलाना है 5 सेकेंड, तो आपको 1 मिली सेकेंड में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 500। 500 मल्टीप्लाई करोगे 1 मिली सेकेंड का जो टाइमर होगा उसका रेजोल्यूशन होगा, ठीक। उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब ये निकल के आएगा तुम्हारा 5 सेकेंड निकल के आएगा, जब 500 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 1 मिली सेकेंड के टाइमर के रेजोल्यूशन से। क्लियर, तो ये होता है। अब ये रेजोल्यूशन होता है टाइमर के एड्रेस के अकॉर्डिंग। जो भी आप टाइमर का एड्रेस लोगे, ये एड्रेस के अकॉर्डिंग है रेजोल्यूशन हमको मिलता है टाइमर का। तो ये आपको एड्रेस और रेजोल्यूशन कहाँ मिलेगा, ये आप जाओगे टाइमर के मैनुअल में। सबसे पहले आप टाइमर का मैनुअल निकालोगे, उस टाइमर के मैनुअल के अकॉर्डिंग ही आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो टाइमर का मैनुअल निकालो और उसके टाइमर फंक्शन में जाओ, वो जहाँ पर टाइमर फंक्शन दिया हो उसके टाइमर फंक्शन में आपको दिया होगा कि 1 मिली सेकेंड से अगर आप 1 मिली सेकेंड में कितने एड्रेस हम दे सकते हैं, 10 मिली सेकेंड में कितना एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एड्रेस को लिया जा सकता है, और 100 मिली सेकेंड में कितना टाइमर का एड्रेस लिया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप एड्रेस के अकॉर्डिंग जैसे सेलेक्ट करोगे, जैसे T0 डालोगे, ठीक है, तो उस T0 का एड्रेस जो होगा उसके अकॉर्डिंग उसका रेजोल्यूशन दिया होगा। क्लियर, तो वो रेजोल्यूशन हम लोग उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, एड्रेस के अकॉर्डिंग। जैसा टाइमर लोगे वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये टाइमर आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो ऊपर थ्योरी लिखी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि टी ऑन टाइमर में क्या चलता है, ठीक है। टी ऑन टाइमर जैसे हमारे पास है तो हम बात करते हैं इनेबल बिट की। इनेबल बिट जो होता है, इनेबल का दैट मीन्स EN होता है, टाइमर के पास इनेबल बिट होती है। वो बिट क्या करती है कि टाइमर जो हमारे पास होता है उसको एनर्जाइज करने के लिए होती है, टाइमर को कह सकते हो कि सप्लाई देने के लिए यूज करते हैं हम लोग इनेबल बिट का, ठीक। वो बिट क्या होती है, अगर आप कंटिन्यूसली उस टाइमर बिट पे इनेबल बिट के आप सप्लाई दे रहे हो तो टाइमर तुम्हारा क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। जितनी देर आप इनेबल बिट के पास सप्लाई देते रहोगे उतनी देर के लिए टाइमर आपका होल्ड हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं इनेबल बिट, ठीक। तो यूज फॉर एनर्जाइज टू टाइमर। क्लियर, उसके बाद टी ऑन टाइमर में डन बिट आती है। डन बिट का मतलब कंप्लीट टू टाइम, ठीक है, टाइम को कंप्लीट करना ही डन बिट कहलाता है, मतलब टाइम को डन कर लेना एक साइड से, ठीक। तो उसको भी हम लोग एड्रेस देते हैं। तो इनेबल बिट जो होती है वो तुम्हारी किस तरह से काम करेगी, वो भी तुम्हारी बिट जो है वो तुम्हारी बफर, ये बफर इन्वर्टर जो लगे हैं, ठीक है, इनेबल बिट के लिए बफर ही डालते हैं, ठीक है, इनेबल बिट। और जो डन बिट होती है, डन बिट के लिए भी हम बफर डालते हैं, और उस बफर पे अगर हम टाइमर का एड्रेस दे देते तो उसको डन बिट कहा जाता है। क्लियर, और अगर हमारे पास इन्वर्टर है तो इन्वर्टर पे अगर हम टाइमर का एड्रेस दे देते तो उसको TT बिट कहा जाता है। क्लियर, अब बात करते हैं कि डन बिट क्या होती है। तो डन बिट क्या होती है कि व्हेन टाइमर कंप्लीट टू टाइम देन हाई टू आउटपुट। जैसे ही आपका टाइमर जो होता है टाइम को कंप्लीट कर लेता है टी ऑन टाइमर में, तो क्या होता है कि वो डन बिट जो होती है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। वो डन बिट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी एक समय के बाद, ठीक। अब क्या बात करते हैं, TT बिट जो होती है, TT बिट जो होती है व्हेन टाइमर कंप्लीट टू टाइम देन लो टू आउटपुट। जैसे हमारा टाइमर जो है वो टाइम को कंप्लीट कर लेता है, वैसे ही हमारा जो आउटपुट जो TT बिट से कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसलिए हम TT बिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हो कि टी ऑन टाइमर को हम लोग यूज कर सकते हैं टी ऑफ टाइमर की तरह, क्योंकि जैसे टाइम कंप्लीट हो जा रहा है वैसे हमारा जगह TT बिट से आउटपुट कनेक्टेड है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, दैट मीन्स TT बिट लो हो जाएगी। क्लियर, और डन बिट का मतलब हमारा टी ऑन टाइमर जैसे ही अपने टाइम को कंप्लीट कर लेगा तो डन बिट हमारी ऑन हो जाएगी। उससे पहले क्या रहेगा, जब तक टाइम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक हमारी डन बिट लो रहेगी और TT बिट हाई रहेगी। क्लियर,
ये बात होती है डन बिट और टीटी बिट की। अब नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि व्हेन वी विल प्रोवाइड टू सप्लाई टू टाइमर, जैसे हम लोग टाइमर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं इनेबल बिट पे, जैसे इनेबल फंक्शन पे हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, देन टाइमर स्टार्ट टू टाइम काउंटिंग, जो टाइमर का टाइम पड़ा होता है वो टाइम को काउंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे हमने टाइम दिया टाइमर को, ठीक 5 सेकेंड, तो टाइम का वो काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा, तुमको वहां पर दिखेगा अकम वैल्यू उसकी चलती रहती है। ठीक है, तो वो होता है काउंटिंग वैल्यू ऑफ टाइमर। व्हेन वी विल कट द सप्लाई ऑफ टाइमर, और अगर हमने सप्लाई को कट कर दिया टाइमर से, दैट मीन्स इनेबल बिट से, जो इनेबल बिट पे हम सिग्नल जा रहा था वो सिग्नल को हम लोग हटा दिए, तो क्या होगा कि टाइमर जो हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। और अगर टाइमर ऑफ हो गया तो उस समय क्या होगा, जो हमारी बिट होंगी टाइमर की उसका क्या होगा कि जगह डन बिट होगी तो ऑफ हो जाएगा आउटपुट, और जगह टीटी बिट है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसको लेक्चर को बैक करो थोड़ा और देखो, फिर से सुनो इस बात को। अब बात करते हैं टीटी बिट। टीटी बिट का कहाँ पे यूज करेंगे और डन बिट कहाँ पे डालते हैं, डन बिट का कॉन्टैक्ट कहाँ पे डालेंगे, टीटी बिट का कॉन्टैक्ट कहाँ पे डालते हैं, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जो टीटी बिट होती है वो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, दैट मीन्स कह सकते हो कि बफर, क्लियर। और जो डन बिट होती है उसको कह सकते हो सॉरी, जो टीटी बिट होती है वो इन्वर्टर कॉन्टैक्ट होता है, इन्वर्टर कॉन्टैक्ट को आप लोग कहते हो एनसी कॉन्टैक्ट, क्लियर। और डन बिट जो होती है, डन बिट को आप कहते हो एनो कॉन्टैक्ट, या नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कहते हो, या क्या कहते हो, बफर कहते हो। पीएलसी के लैंग्वेज में बफर कहा जाता है एनो कॉन्टैक्ट को, ठीक है। और अगर हार्डवेयर पे बात करते हैं तो वहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट सिंपल कहते हैं। और टीटी बिट पे जो होता है, टीटी बिट एक एनसी कॉन्टैक्ट होता है, एनसी कॉन्टैक्ट को हार्डवेयर पे हम लोग एनसी कॉन्टैक्ट कहते हैं, क्लियर। हार्डवेयर पे हम लोग एनसी कॉन्टैक्ट कहते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि पीएलसी के सॉफ्टवेयर के अंदर तो उसको हम लोग इन्वर्टर कहते हैं, ठीक। तो इन्वर्टर आपको कहाँ पे डालना है, इन्वर्टर दैट मीन्स इन्वर्टर पे अगर आपको एड्रेस दे दिया गया है टाइमर का तो उसको कहोगे टीटी बिट, और अगर आपको बफर पे एड्रेस दे दिया गया है टाइमर का तो उसको कहोगे डन बिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइमर बिट और इन्वर्टर बिट ऑफ टाइमर कहाँ पे यूज करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ टर्म होंगे, कुछ टर्म का मतलब ये है कि जैसे कि आपको टाइम दिया गया होगा, जैसे कि आपको कोई प्रोग्राम बना रहे होगे तो उसमें बोला जाता है कि आउटपुट ऑन फॉर 10 सेकेंड, क्लियर। आउटपुट कितने समय के लिए ऑन है, 10 सेकेंड के लिए ऑन है, तो हम लोग कहते हैं कि आउटपुट ऑन फॉर 10 सेकेंड, दैट मीन्स आप टीटी बिट का एड्रेस डाल के आउटपुट को कनेक्ट कर दो, ठीक। फिर दूसरी बात वही होती है कि आउटपुट ऑफ आफ्टर 10 सेकेंड, जो आउटपुट बंद हो रहा है ना वो 10 सेकेंड के बाद बंद हो रहा है, तब भी आपको कौन सी बिट डालना है आउटपुट के साथ में, टीटी बिट डालना है, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरी बात कहते हो कि आउटपुट ऑन बिफोर 10 सेकेंड, आउटपुट जो ऑन हो रहा है वो 10 सेकेंड पहले ऑन हो रहा है, तो उस पर क्या डालोगे आप, टीटी बिट डालोगे, ठीक। तो ये कुछ टर्म होते हैं जिसपे आपको कहाँ पे कॉन्टैक्ट का यूज करना है, आप कैसे यूज करोगे वो चीज़ यहाँ पे हम लोग बताते हैं। तो अगर आप टीटी बिट यूज कर रहे हो तो आप टीटी बिट कहाँ पे यूज करो, जब ऐसे ऐसे आपको टर्म मिलेंगे कि आउटपुट ऑन फॉर 10 सेकेंड, आउटपुट ऑफ आफ्टर 10 सेकेंड, आउटपुट ऑन बिफोर 10 सेकेंड, ठीक। इस तरह की जब बात होती है तो हम लोग वहाँ पे टीटी बिट का यूज करते हैं टाइमर की, क्लियर। अब डन बिट का कहाँ पे डालेंगे, डन बिट जैसे कि डन बिट हमारी जो है, डन बिट का कहाँ पे यूज करना है, जैसे एग्जांपल आउटपुट ऑन आफ्टर 10 सेकेंड, जैसे मैंने कहा कि आउटपुट 10 सेकेंड के बाद ऑन हो जाए तो आपको वहाँ पे डन बिट डालना है आउटपुट के साथ में। आउटपुट ऑफ बिफोर 10 सेकेंड, ये शब्द आता है, जैसे ही आपके टर्मोलॉजी आती है, ये टर्म आता है कि आउटपुट ऑफ बिफोर 10 सेकेंड, तो दैट मीन्स आपको वहाँ पे डन बिट को डालना है, ठीक। डन बिट ऑफ टाइमर को यूज करना है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक मोटर है वो ऑन फॉर 10 सेकेंड, ठीक, तो आप क्या कौन सी बिट डालोगे मोटर के एड्रेस के लिए, आपको टीटी बिट डालनी पड़ेगी। अगर मैंने कह दिया कि मोटर जो हमारा मोटर है, मोटर ऑफ बिफोर 10 सेकेंड, मोटर ऑफ रहती है 10 सेकेंड पहले, तो आप कौन सी डालोगे बिट, डन बिट का यूज करोगे, क्लियर। इस तरह से आपको बिट का डालना पड़ता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट आगे की ओर बढ़ता है टाइमर का। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ सकते हो, और आपको बहुत ही टाइमर भगा भगा के लेक्चर नहीं देखना है, आराम से देखना है, तभी मैं आपको समझ आएगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इन बेटर वे आर यू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर स्लो टू स्पीड ऑफ लेक्चर, ओके। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब बात करते हैं टाइमर का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करेगा। अगर हमारे पास टी ऑन टाइमर है तो टी ऑन टाइमर को हम लोग ऑन डिले टाइमर कहते हैं। हम लोग सबसे पहले टी ऑन टाइमर पढ़ा है तो टी ऑन टाइमर को देखेंगे।
अब हम उसको, अब यहाँ पे एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, सेट वैल्यू, सेट टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेट टाइम या एक्चुअल टाइम इक्वल टू टाइमर रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई प्री सेट वैल्यू। प्री सेट वैल्यू दैट मीन्स जो यूजर डिफाइन कर रहा है कितनी वैल्यू टाइमर में डालना है, ठीक है, वो वैल्यू होती है प्रीसेट वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो प्रीसेट वैल्यू होगी ना वो आपको अपने अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा कि कितना रिक्वायरमेंट है टाइम का, ठीक है। टाइमर रेजोल्यूशन जो टाइमर के एड्रेस के अकॉर्डिंग होगा, तो टाइमर का जो रेजोल्यूशन होगा 1 मिलीसेकंड होगा, 10 मिलीसेकंड होगा या 100 मिलीसेकंड होगा, इससे ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टी ऑन टाइमर में इनेबल बिट। इनेबल बिट की बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि एनर्जाइज टू टाइमर, यूज फॉर होल्ड टू टाइमर, ठीक। किस लिए हम लोग इनेबल बिट का यूज करते हैं, इनेबल बिट पे अगर सिग्नल जाता रहेगा तो टाइमर क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन दिस कंडीशन अप्लाई व्हिच आर गिवन बिलो, ठीक। अगर ये टाइमर उस समय ऑन है तब ये कंडीशन कुछ दी गई, अगर इनेबल बिट हमारी हाई है टाइमर की तब उसके कंडीशन जो नीचे दी गई वो कब अप्लाई होंगी देखना है। तो जब टाइमर हमारा हाई होगा या इनेबल बिट हमारी हाई होगा तो ये कंडीशन जो नीचे दी गई ये काम करेंगी। कैसे, डन बिट कब ऑन होगी, डन बिट का मतलब डन टू टाइम, टाइम को कंप्लीट कर लेना ही डन बिट कहलाता है, ठीक है। व्हेन टाइमर कंप्लीट टू टाइम देन हाई टू आउटपुट, या कह सकते हो डन बिट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंडीशन क्या है, प्रेजेंट वैल्यू या करंट वैल्यू या उसी को कहते हैं अकम वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू, अकम वैल्यू जो टाइमर की वैल्यू चल रही होगी उस समय की बात है। प्रेजेंट वैल्यू जो टाइमर की वैल्यू होगी उसी को प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। करंट वैल्यू टाइमर का जो करंट की वैल्यू, करंट वैल्यू मतलब जो टाइमर पे चल रही होगी वैल्यू। अकम वैल्यू जो टाइमर के पास वैल्यू है, ये सारे शब्द प्रेजेंट वैल्यू का हो चाहे करंट वैल्यू का हो चाहे अकम वैल्यू का हो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये जो है ये जगह ग्रेटर देन रहती है इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल रहती है प्रीसेट वैल्यू से। प्रीसेट वैल्यू जो डेल्टा पीएलसी में होगा S2 एड्रेस पे डालेंगे, किस पे डालेंगे, S2 एड्रेस पे हम लोग प्रीसेट वैल्यू को डालते हैं। अगर हमारी ये अकम वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल प्रीसेट वैल्यू से रहती है तो उस केस में क्या होगा, डन बिट हमारी हाई होगी और टीटी बिट लो होगी। क्लियर, मैंने दिखा भी रखा है कि टीटी बिट जो होगी वो आउटपुट ऑफ करेगा और डन बिट आउटपुट ऑन करेगा। दैट मीन्स डन बिट हाई होगी और टीटी बिट लो होगी यदि अकम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है प्रीसेट वैल्यू से तो, ठीक है। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी। अब बात करते हैं टीटी बिट पे। टीटी बिट जो है वो क्या है, किस तरह से काम करेगी। टीटी बिट जो है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी या अकम वैल्यू जो है वो हमारी लेस देन रहती है प्रीसेट वैल्यू से। उस केस में क्या होगा, जब प्रीसेट वैल्यू हमारी लेस देन प्रीसेट वैल्यू जब ग्रेटर देन रहेगी प्रेजेंट वैल्यू या करंट वैल्यू से तो हमारी टीटी बिट जो रहती है वो हाई रहती है और डन बिट जो रहती है वो लो रहती है, ठीक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम ये चीज़ की बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इस कॉन्सेप्ट का पूरा ओवरव्यू सॉफ्टवेयर के थ्रू दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। तो कंडीशन मैंने दी कि अगर प्रेजेंट वैल्यू या अकम वैल्यू लेस देन रहती है प्रीसेट वैल्यू से उस केस में टीटी बिट हमारी जो रहेगी ऑन रहेगी और जो भी आउटपुट उससे कनेक्टेड रहेगा वो भी ऑन रहेगा और डन बिट जो रहेगी वो ऑफ रहेगी। दैट मीन्स उसका आउटपुट जो कनेक्टेड होगा डन बिट से वो भी ऑफ रहेगा। क्लियर, ये होता है टी ऑन टाइमर का कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं टी ऑफ टाइमर के कॉन्सेप्ट की। जो टी ऑफ टाइमर रहता है डन बिट उसकी कब ऑन होगी ये हम लोग देखते हैं। तो डन बिट हाई, कंडीशन देखो नीचे क्या है, इफ टाइमर एनर्जाइज देन दिस कंडीशन अप्लाई, द प्रेजेंट वैल्यू या अकम वैल्यू या करंट वैल्यू हमारी जो रहेगी वो प्रीसेट वैल्यू से कम रहेगी तो हमारी डन बिट क्या रहेगी, हाई रहेगी, अदरवाइज डन बिट हमारी लो रहेगी। क्लियर, और ये बात तो तब है ना कि जब इफ टाइमर एनर्जाइज का मतलब ये है कि इनेबल बिट हाई रहे। ये कंडीशन तब अप्लाई हुई है कि इफ टाइमर एनर्जाइज का मतलब ये हुआ कि इनेबल बिट हाई है, ठीक। इफ टाइमर एनर्जाइज देन इनेबल बिट हाई, ठीक है। इनेबल बिट हाई तो कह सकते हो टाइमर हमारा एनर्जाइज होगा, ठीक है। देन दिस कंडीशन अप्लाई, इफ इनेबल बिट हाई देन टाइमर एनर्जाइज देन दिस कंडीशन अप्लाई, अकम वैल्यू लेस देन किससे, प्रीसेट वैल्यू से, तब डन बिट हमारी हाई रहेगी। बस यही कॉन्सेप्ट है डन बिट के लिए, ठीक। टी ऑफ टाइमर में टीटी बिट का कॉन्सेप्ट क्या है, इफ टाइमर
मतलब कि इनेबल बिट ऑफ टाइमर नॉट एनर्जाइज, ठीक, देन टाइमर नॉट एनर्जाइज। इफ इनेबल बिट ऑफ टाइमर नॉट एनर्जाइज, ठीक है, अगर इनेबल बिट हमारी हाई नहीं है, ठीक, तो टाइमर हमारा एनर्जाइज नहीं होगा। देन दिस कंडीशन अप्लाई, उस केस में क्या होगा, अकम वैल्यू इक्वल रहती है प्रेजेंट वैल्यू के, ठीक है, अकम वैल्यू जो रहती है इक्वल रहती है प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी यहाँ मीनिंग गलत हो गई है, ठीक है, अकम वैल्यू सही कर लेना आप लोग, हो जाता है मिस्टेक, अकम वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू के यदि है, ठीक, कब, जब टाइमर एनर्जाइज नहीं है तब, या नॉट इक्वल है उस केस में, तब हमारी टीटी बिट ऑन रहेगी, अदरवाइज टीटी बिट ऑफ रहेगी। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर से सुन लो एक टीटी बिट के लिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि इफ़ इनेबल बिट ऑफ टी ऑफ टाइमर नॉट हाई देन टी ऑफ टाइमर इज लो, तो टी ऑफ टाइमर जो रहेगा वो लो रहेगा। क्लियर, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी कि अकम वैल्यू यदि इक्वल रहती है प्रेजेंट वैल्यू के, ठीक है, अकम वैल्यू जो है सॉरी अकम वैल्यू इक्वल होती है प्रीसेट वैल्यू की, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, प्रीसेट वैल्यू, सॉरी, ठीक, अकम वैल्यू तब इक्वल रहती है प्रीसेट वैल्यू के, तब वहां पर हमारी जो टियोन बिट है वो हमारी हाई रहेगी। क्लियर, और यदि नहीं इक्वल हुई तब भी हमारा क्या रहेगा, टियोन बिट हाई रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लेना है आपको अपने कॉपी में, अपने नोट्स में, जो भी आप बना रहे हो नोट्स उसमें, ठीक है, कि इफ टाइमर इनेबल बिट नॉट हाई, टीटी बिट के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इफ टी ऑफ टाइमर इनेबल बिट नॉट हाई देन टी ऑफ टाइमर नॉट एनर्जाइज, देन दिस कंडीशन अप्लाई, अकम वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू, ठीक है, देन टीटी बिट हाई या ऑन, ठीक है, अकम वैल्यू नॉट इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू देन टीटी बिट ऑन, ठीक, अदरवाइज लो। तो आई होप अब समझ में आपको आ गया होगा, ये प्रीसेट वैल्यू है, अगर अकम वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के इक्वल रहती है या नॉट इक्वल होती है, जब टाइमर हमारा ऑफ होता है टी ऑफ टाइमर, तब हमारी टीटी बिट ऑन रहेगी, अदरवाइज आउटपुट हमारा लो रहेगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट है टी ऑफ टाइमर का। आई होप आपको टी ऑन टाइमर टी ऑफ टाइमर का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इससे अच्छा कोई तुमको बता नहीं सकता, कितना भी आप जाके पीएलसी के लेक्चर ढूंढ लो यूट्यूब पे, चाहे जहाँ भी ढूंढ लो, ठीक है, कोई नहीं बताने वाला तुमको। क्लियर, इस तरह से लिख के सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। तो इस चैनल पे बने रहो, सपोर्ट करो इस चैनल को, ठीक है, ये आप ही लोगों का चैनल है। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, और सीखो, आगे बढ़ो, बेस्ट ऑफ लक। क्लियर, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग टाइमर इन अ पीएलसी प्रोग्रामिंग ये सीखते हैं, किस तरह से हमारा टाइमर जो है वो काम कर रहा है पीएलसी प्रोग्रामिंग में। अब हम लोग देखते हैं कि टी ऑन टाइमर हमारा किस तरह से वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है। तो ये टाइमिंग डायग्राम दिया है मैंने, टी ऑन टाइमर और टी ऑफ टाइमर का मैंने टाइमिंग डायग्राम लिया हुआ है। तो ये टाइमिंग डायग्राम किस तरह से काम कर रहा है ये देखो। पहले हमारे पास टाइमर है पीएलसी का, तो हमारे पास इनेबल बिट है। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि किस तरह से टी ऑन टाइमर टी ऑफ टाइमर काम करता है, ठीक है, ये किसी अदर पीएलसी का है, बट मैंने सिमुलेशन आपको दिखाने के लिए टाइमिंग डायग्राम किस तरह से काम कर रहा है इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो डेल्टा पीएलसी में अलग होता है। क्लियर, तो हम लोग अब बात करते हैं, ये जो इस तरह का सिंबल दिख रहा है टाइमर का, ये सिंबल नहीं है डेल्टा पीएलसी का। अभी हम दिखाएंगे किस तरह से डेल्टा पीएलसी में आपको सिंबल दिखेगा। तो आप कॉन्सेप्ट समझो, टी ऑन टाइमर टी ऑफ टाइमर कैसे काम करता है, ठीक है। तो हमने कहा था कि टी ऑन टाइमर में ये देखो प्रीसेट वैल्यू इसमें 5 सेट है, 5 सेकंड पड़ी है, कम वैल्यू इसमें 0 है। तो जब इनेबल बिट हमारी हाई हो जा रही, इनेबल बिट हाई होने का मतलब आई मतलब इनेबल बिट हमारी हाई हो जा रही है, उस केस में क्या हो रहा है, जैसे इनेबल बिट हमारी 1 हो जाती है तो क्या होता है, टाइम काउंटिंग हमारा जो होता है टाइमर का स्टार्ट हो जाता है। देख रहे हो ये 5 सेकंड पड़ा है, तो ये देखो 5 सेकंड काउंटिंग कर रहा है। 5 सेकंड के बाद ये हमारी क्या हो रही है, डन बिट जो है उसके साथ में हाई हो जा रही है। जब हमारा टाइम कंप्लीट हो रहा है तो डन डीएन देखो क्या हो रहा है, जब हमारा टाइमर ऑन होता है, टाइमर ऑन होने के बाद 5 सेकंड वो टाइम काउंटिंग करता है, तब तक के लिए डन बिट
जैसे टाइम 5 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे देखो सामने, ठीक है। जैसे टाइम हमारा कंप्लीट हो रहा है 5 सेकंड पर, वैसे हमारी डन बिट हाई हो जा रही है और टीटी बिट क्या हो जा रही है, उसी समय लो हो जा रही है। और जैसे ही टाइमर की सप्लाई कट हो रही है, यहाँ पे देखो ये जैसे टाइमर की सप्लाई कट हुई, डन बिट लो हो गई और टीटी बिट फिर से हाई हो गई। तो ये काम कर रहा है हमारा टी ऑन टाइमर। फिर से एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है। इनेबल बिट मतलब इनेबल बिट को जैसे सप्लाई मिली टाइमर के, वैसे टाइमर हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे टाइमर ऑन हो जाता है वैसे वो काउंटिंग करना टाइम की स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पे देखो टाइमर ऑन हुआ तो 5 सेकंड, 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड कंप्लीट हुए, डन बिट हाई हो गई। डन बिट हाई रही तब तक जब तक टाइमर की सप्लाई कट नहीं हुई। यहाँ पे टाइमर की सप्लाई कट हुई तो हमारी डन बिट भी ऑफ हो गई। डन बिट हाई ऑफ हो जाएगी तो दैट मीन्स आउटपुट जो लगा है वो भी ऑफ हो जाएगा और टीटी बिट उतने समय ऑन हो जाएगी। क्लियर। और जब तक हमारा टाइमर इनेबल बिट नहीं हाई है, ठीक है, टीटी बिट के लिए सुन लो, इनेबल बिट जब नहीं हाई है आपकी तो उस समय भी देखो हमारा क्या है, टीटी बिट हाई है। और जब तक 5 सेकंड काउंट कर रहा है टाइमर, उस समय भी हमारा क्या है, टीटी बिट हाई रहेगा। और जैसे 5 सेकंड कंप्लीट होंगे वैसे ही हमारा क्या होगा, टीटी बिट लो हो जाएगी और डन बिट हमारी हाई हो जाएगी। और जैसे टाइमर से हमारी सप्लाई कटेगी वैसे हमारी डन बिट क्या होगी, लो हो जाएगी और टीटी बिट फिर से हाई हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है टी ऑन टाइमर का। अब बात कर लेते हैं टी ऑफ टाइमर के लिए। टी ऑफ टाइमर देखो हमारा कैसे काम कर रहा है। टी ऑफ टाइमर जो है हमारा, जैसे इनेबल बिट हमारी हाई होती है, अब देखो इनेबल बिट हमने कहा जैसे इनेबल बिट टाइमर की हाई होगी तो टाइमर एनर्जाइज होगा। टाइमर ये एनर्जाइज हुआ तो उस केस में क्या हुआ कि ये जो डन बिट है वो हाई हो गई, डन बिट हाई हो गई और टाइमर की जैसे सप्लाई कट की उसने अपना टाइम काउंटिंग स्टार्ट किया। जैसे उसका 5 सेकंड कंप्लीट हुआ वैसे डन बिट को बंद कर दिया, दैट मीन्स डन बिट ऑफ हो गई और टीटी बिट ऑन हो गई उस केस में। तो मैंने आपको ये बताया है कि जैसे ही टाइमर को सप्लाई मिलेगी, टाइमर जब तक एनर्जाइज रहेगा उस केस में क्या रहेगा, टीटी बिट ऑफ रहेगी, डन बिट हाई रहेगी। और जैसे ही टाइमर की सप्लाई कट होगी वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर मेरा जहाँ पर कर्सर है टी ऑफ टाइमर में देखो, जहाँ पर मेरा कर्सर है टी ऑफ टाइमर की ये सप्लाई कट हुई और 5 सेकंड काउंटिंग करेगा। 5 सेकंड काउंटिंग करने के बाद ये क्या करेगा, डन बिट को ऑफ कर देगा और टीटी बिट को हाई कर देगा। ये कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा टी ऑफ टाइमर का। तो जब तक हमारी डन बिट हाई रहेगी टी ऑफ टाइमर में तब तक हमारी टीटी बिट लो रहेगी। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है टी ऑफ टाइमर के लिए। अब ये इस सिमुलेशन को आपको देख के जो मैंने पीछे बताया है आपको कॉन्सेप्ट, जो आपको कंडीशन दी है, टर्म एंड कंडीशन आपको पीछे मैंने लिखाया है और बताया है, उसको आप इस सिमुलेशन के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करो कि आपके पास प्रीसेट वैल्यू 5 है और कम वैल्यू 1 2 चल रही है, तब कौन सी डन बिट और टीटी बिट हाई हो रही है, लो हो रही या नहीं हो रही, इस कंडीशन को आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप प्रीवियस लेक्चर को फिर से समझने की कोशिश करो, बैक करो लेक्चर को, फिर से आप रोको लेक्चर को, फिर सोचो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात कर लेते हैं टी ऑन टाइमर। टी ऑन टाइमर को हम लोग आरटीओ टाइमर भी कहते हैं या रिटेंटिव टाइमर भी कहते हैं। इसको टी ऑन आर से भी जाना जाता है या आरटीओ टाइमर, रिटेंटिव टाइमर से भी जाना जाता है। तो जैसे ही हमारी इनेबल बिट हाई होती है टाइमर की, वैसे हमारा रिटेंटिव टाइमर जो होता है ऑन हो जाता है। तो बात कर लेते हैं, जैसे टाइमर की रिटेंटिव इनपुट हमारा हाई होगा, दैट मीन्स इनपुट हाई होगा तभी तो हमारा क्या होगा, टाइमर ऑन होगा ना। अब देखो क्या होगा, पहले कंडीशन पढ़ो, बाद में हम लोग सिमुलेशन आपको दिखाते हैं किस तरह से काम होता है। दिस टाइमर हैव मेमोरी। जो रिटेंटिव टाइमर होता है, जो आरटीओ टाइमर होता है, वो मेमोरी को, उसके पास एक मेमोरी होती है, सो स्टोर टू टाइम। एंड टी ऑन टाइमर एंड टी ऑफ टाइमर नो हैव मेमोरी। उनके पास कोई मेमोरी नहीं होती। तो क्या कहते हैं, जैसे सप्लाई जाती है टाइमर से, टी ऑफ टाइमर से सप्लाई कट हो या टी ऑन टाइमर से सप्लाई कट हो, तो उनका टाइम तुरंत क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पीछे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे टाइमर की सप्लाई कट हो रही है वो देखो उसका टाइम क्या हो जा रहा है, जीरो हो जाएगा। देखो अभी ये टी ऑन टाइमर है ना, जैसे टाइमर की सप्लाई कट होगी, ठीक है, वैसे इनका टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके पास मेमोरी नहीं होती। देखो टाइम जीरो हो गया ना, जैसे यहाँ पे इनेबल बिट देखो, ठीक है, तो उस टाइम जो हो रहा है टी ऑन टाइमर का जीरो हो जा रहा है। जैसे आप इनेबल बिट आपकी लो हो जाएगी टाइमर की, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, जो टी ऑफ टाइमर है उसका टाइम जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स टी ऑन टाइमर डज हैव नो मेमोरी, क्लियर, बट आरटीओ टाइमर हैव अ मेमोरी। ठीक इसी तरह से टी ऑफ टाइमर में आप देख पा रहे हो, टी ऑफ टाइमर में क्या हो रहा है कि इसके पास भी मेमोरी नहीं होती है। ये इनका टाइम तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही टाइमर की सप्लाई कट जाएगी उस कुछ समय के बाद उसका टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक देखो यहाँ पे टाइमर की सप्लाई कट गई, 5 सेकंड खत्म होने के बाद टाइमर, आप अगर बीच में भी सप्लाई बंद कर देते हो ना तो तुरंत इसका क्या टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, बट अगर आरटीओ टाइमर है उसका टाइम जीरो नहीं होता है। क्लियर, इनेबल बिट तुम हाई करो चाहे लो करो,
ठीक है, अब देखो पहले थ्योरी समझो इसकी क्या होती है। दिस टाइमर हैव अ मेमोरी सो स्टोर टू टाइम एंड टी ऑन टाइमर एंड टी ऑफ टाइमर नो हैव अ मेमोरी सो नॉट स्टोर टू टाइम। देन इफ in RTO timer store to time then need of reset signal। अगर आप चाहते हो RTO रिटर्न टू टाइमर जो है वो हमारा टाइम भूल जाए तो उसके लिए आप रीसेट सिग्नल अप्लाई करो, उस टाइमर को रीसेट करना पड़ेगा, उसके टाइम को उसको क्या करना पड़ेगा, आप अगर उससे सिग्नल छीन लोगे तो रीसेट नहीं होगा उसका टाइम। जब उसको एड्रेस डाल के उसको रीसेट करोगे, उसके रीसेट सिग्नल पे सप्लाई जाएगी, उसके एड्रेस रीसेट सिग्नल के एड्रेस पे, तब वो रीसेट करेगा उस टाइमर को। क्लियर। RTO टाइमर time 0 if when we provide reset signal, if we are not provide to reset signal then not forget to time। ओके, RTO टाइमर जो है वो टाइम को फॉरगेट ही नहीं करेगा। क्लियर। अब यहाँ देखो मैंने इनपुट सिग्नल दिया, मैंने इनपुट सिग्नल देखो यहाँ पे इनेबल बिट है ना, ये इनेबल बिट देखो हाई हो रही लो हो रही, क्या हमारा आउटपुट हमारा हाई लो हो रहा है क्या, जो हमारा पर टाइम क्या वो भूल रहा है, नहीं भूल रहा है, जब रीसेट हो जाएगा तभी भूलेगा। अब अगर यहीं पे इनेबल बिट अगर हम हाई लो करते रहें टी ऑन टी ऑफ टाइमर में तो हर बार टाइम अपना क्या करेंगे जीरो, हर बार टाइम जीरो कर देंगे, हर बार टाइम जीरो कर देंगे, टाइम तक पहुंचेंगे ही नहीं। क्लियर। तो इसके लिए हमको रीसेट सिग्नल की रिक्वायरमेंट पड़ती है आरटीओ टाइमर को। ठीक है, इसके पास मेमोरी होती है। अब जैसे हमने सप्लाई दिया और फिर सप्लाई कट कर दी टाइमर, तो टाइमर क्या होगा, टाइम नहीं कंप्लीट ही नहीं कर पाया टी ऑन टाइमर या टी ऑफ टाइमर, और अगर टाइम को कंप्लीट नहीं कर पाया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, टाइम कंप्लीट नहीं कर पाया तो टीटी बिट डन बिट जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑन ऑफ होंगी। ठीक है, बट इससे मैं अगर इनेबल बिट इसकी जगह देखो हाई हो रही लो हो रही, बट ये टाइम को भूल नहीं रहा है। ठीक है, चाहे सप्लाई कट करो, अगर इसकी देखो, अगर ये एक बार देखो यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना कि मैंने जैसे पल्स पहली बार में दिया तो इसने 0 काउंट किया, 3 काउंट किया, 10 काउंट किया, 15 काउंट किया। सप्लाई जाने के बाद भी अगर सप्लाई जाने के बाद इसने एक बार 10 काउंट कर लिया, जब तक सप्लाई रही तब तक ये इसने 10 काउंटिंग कर ली टाइम की, तो ये 10 भूलेगा नहीं। फिर सप्लाई जब आएगी इस टाइमर के पास फिर से 10 के ऊपर 11, 13, 14, 15 जो भी टाइम पड़ा होगा वो काउंट करेगा। ठीक है, सप्लाई चाहे जितनी बार जाए। क्लियर। इसका मतलब इस प्रोसेस को हम लोग तब यूज करते हैं जैसे कि इंडस्ट्री में कभी कोई काम हो रहा है। ठीक, तो काम तब होता है जब हम इंडस्ट्री में कोई देखते हैं कि कोई मोटर चलवाना है या कोई प्रोसेस करना है, तो 10 सेकंड मान लो कि मैंने उसको 10 सेकंड दिया और 10 सेकंड के बीच में सप्लाई चली गई। ठीक, तो क्या वो 10 सेकंड में जो सप्लाई गई है वो प्रोसेस जो 5 सेकंड हो चुका है उसको फिर से, अब मेनली तो उसको 5 सेकंड आगे प्रोसेस कंप्लीट करना है ना। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग आरटीओ टाइमर लगाएंगे कि सप्लाई चली भी जाएगी तो उस समय ये रिटेंटिव टाइमर जो है आरटीओ टाइमर वो टाइम को ध्यान रखेगा 5 सेकंड की हम चल चुके हैं पीछे, तो जैसे सप्लाई आएगी तो 5 सेकंड के आगे 6, 7, 8, 9, 10 काउंट करेगा, तो 5 सेकंड जो बकाया था टाइम उसको काउंट करके कंप्लीट करेगा। और उसके बाद डन बिट तुम्हारी जो रहेगी वो ऑलरेडी हाई रहेगी। ठीक है, और टीटी बिट जो रहेगी उस समय लो रहेगी हमेशा के लिए, जैसे उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है रिटेंटिव टाइमर का। क्लियर। और यदि यही आप टी ऑन टाइमर टी ऑफ टाइमर लगा देंगे उसके जगह पे तो आपका 10 सेकंड का प्रोसेस है। ठीक है, अब मान लो 5 सेकंड आपका काम हो चुका था। ठीक, तो 5 सेकंड के बाद लाइट चली गई, सप्लाई चली गई टाइमर से। ठीक है, टाइमर से सप्लाई कट हो गई, तो उस समय क्या होगा, और फिर से जब सप्लाई आई तो फिर से वो 0 से काउंट करेगा। भाई 5 सेकंड हमारा काम हो भी गया था उसके बावजूद भी वो 5 सेकंड एक्स्ट्रा काम करेगा, मतलब वो 15 सेकंड तुम्हारा काम करेगा, फिर एक्स्ट्रा 5 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम यूज कर लेगा। इसलिए हम लोग आरटीओ टाइमर ऐसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं जहां पर टाइम का मतलब कि कोई इशू ना हो। ठीक है, वहां पे हम लोग आरटीओ टाइमर का यूज करते हैं। क्लियर। तो जैसे हम लोग इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा हाई हो जा रहा है, फिर इनपुट सिग्नल चाहे कितना भी लो करे फिर हमारा टाइम काउंट जो आरटीओ टाइमर है वो टाइम को भूलेगा नहीं। ठीक, अब इसी तरह से रीसेट सिग्नल हम लोग जैसे अप्लाई करते हैं तो देखो क्या अक्यूमुलेट कर ले रहा है ना, यहाँ पे टाइम को अक्यूमुलेट कर ले रहा है, और जैसे हमारा रीसेट सिग्नल हाई हो रहा है वैसे हमारा आउटपुट क्या हो जा रहा है, लो हो जा रहा है। ये देखो रीसेट सिग्नल आ रहा है और वैसे जो तुरंत हाई हो रहा है वैसे हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये काम हो रहा है तुम्हारा रिटेंटिव टाइमर का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में बहुत ही अच्छे से आए होंगे, इससे ज़्यादा क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँ आपको। क्लियर। तो देखो जैसे टाइम कंप्लीट हो रहा है, डन बिट हमारी 15 सेकंड जैसे कंप्लीट हो रहा है, डन बिट हमारी हाई हो जा रही है और टीटी बिट हमारी लो हो जा रही है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस तरह से आपको डेल्टा टाइमर में आपको इस तरह से मिलेगा, जो डेल्टा का होगा तुम्हारे पास। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होगा उसमें इस तरह से टाइमर तुमको मिलेगा। ठीक है, तो आप S1 S2 तुम्हारा S1 क्या होगा, टाइमर एड्रेस होगा, जो टाइमर नंबर होगा दैट मीन्स। ठीक है, S2 क्या होगा, सेट वैल्यू होगी जो तुम यूजर डिफाइन करेगा। ठीक है, इनपुट वैल्यू क्या होगी, ऑपरेंड क्या होगा, डिवाइस रेंज क्या होगी। ठीक है, डिवाइस रेंज पे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अपने फंक्शन
जैसे ही आप फंक्शन और F1 को प्रेस करोगे टाइमर निकाल के सॉफ्टवेयर में, वैसे उसकी स्पेसिफिकेशन खुल जाएगी और उसमें से आपको जो पीएलसी पे काम कर रहे हो उस पीएलसी का सीरीज पे आपको क्लिक करना है। अगर ऐसी पीएलसी पे काम करो तो ऐसी पीएलसी के सीरीज पे क्लिक करोगे तो सीरीज पे क्लिक करने के बाद उसकी टाइमर की रेंज सारी चीज़ें निकल आएंगी। ठीक है, फिर कितना एड्रेस है, कितना टाइमर, हम कितना एड्रेस दे सकते हैं, कितना मैक्सिमम एड्रेस होता है, कितने टाइमर यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लिक हो जाएगी। तो ये जो डाटा S1 S2 में स्टोर होता है वो वर्ड फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? वर्ड फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, क्योंकि 16 बिट का एड्रेस होता है इसलिए वर्ड फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो एक्सप्लेन भी किया है इन्होंने, वही सारी चीजें बताई है। आप लोग जान सकते हैं कि व्हेन टाइमर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड द स्पेसिफाइड कॉइल ऑफ टाइमर या डन बिट ऑन हो जाता है विल स्टार्ट टू टाइम काउंट। ठीक है, व्हेन सेटिंग वैल्यू ऑफ टाइमर अटेन टू काउंटिंग वैल्यू, आपकी काउंटिंग वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, जो प्रीसेट वैल्यू, अकम वैल्यू, करंट वैल्यू और काउंटिंग वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सेटिंग वैल्यू, तो क्या हो जाएगा कि डन बिट वहां पे हाई हो जाएगी। देन दिस कंडीशन इज विल बी फॉलोइंग। ठीक है, उसके नीचे कुछ कंडीशन इन्होंने दे रखी है। मेमोरी बिट के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता रहा हूं कि मेमोरी बिट एक फ्लैग बिट होती है। इट इज यूज फॉर वर्चुअल आउटपुट, नो फिजिकल आउटपुट। फिजिकल आउटपुट आपके कौन से होते हैं? Y0, Y1, Y2, Y3 होते हैं, और जबकि मेमोरी बिट जो होती है वो आपकी वर्चुअल आउटपुट होती है। वर्चुअल आउटपुट बिट होती है जो कि इसको पीएलसी अंडरस्टैंड करता है, बट हम इसको सॉफ्टवेयर में विजुअलाइज कर सकते हैं, बट इसके एक्सटर्नल पीएलसी के आउटपुट कोई आउटपुट नहीं होता है। ठीक है, ये मेमोरी बिट इसलिए यूज करते हैं कभी कभार, जैसे कि एक्स्ट्रा आउटपुट हमको नीड है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे जो कोई ऑपरेशन कराना है तो हमारे आउटपुट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि आपको 2 आउटपुट यूज करना है। ठीक है, और कोई आपको ऐसा ऑपरेशन कराना है कि बाय द हेल्प ऑफ तीसरे आउटपुट के थ्रू हो रहा हो वो काम। ठीक है, जैसे 2 आउटपुट ऑन होने हैं बाय द यूज ऑफ थर्ड आउटपुट। ठीक है, तो आपको मेनली काम कराने हैं कितने? 2 आउटपुट, 2 मोटर चलानी है मान लो। ठीक है, और आप थर्ड आउटपुट भी यूज कर ले हो, जैसे कि Y0, Y1। ठीक है, आपको चलाना है बाय द हेल्प ऑफ थर्ड आउटपुट। ठीक, थर्ड आउटपुट के थ्रू आपको चलाना है, तो थर्ड आउटपुट आप क्या यूज करोगे? Y0, Y1, Y2 यूज करोगे आप थर्ड आउटपुट। उसके हेल्प से आप क्या ऑन कर दोगे? Y0 को ऑन कर दोगे, Y1 को ऑन कर दोगे। ठीक है, बट आपका क्या हुआ? Y2 आपका बाय डिफॉल्ट आप किसी अदर प्रोसेस में भी यूज कर सकते थे ना। ठीक है, बट आपने क्या किया? एक Y2 को वेस्ट कर दिया। किस लिए? केवल 2 आउटपुट को चलाने के लिए, Y0 और Y1 को ऑन करने के लिए। ठीक है, यही मैं अगर चाहता कि इस जगह पे मेमोरी बिट लगा लेता तो मेरा जो Y2 है वो सेफ अदर प्रोसेस में यूज हो सकता था। ठीक है, और मेमोरी बिट को हम लोग यूज करके दोनों आउटपुट को ऑन करा सकते थे, तो हमारा एक आउटपुट क्या हो गया? Y2 जो है वो सेफ हो गया। तो इसलिए भी मेमोरी बिट का यूज किया जाता है। ठीक, तो अधिकतर जो मेमोरी बिट होता है वो जैसे कि ऑटोमेटिक प्रोसेस वाले कुछ प्रोग्राम होते हैं, उनमें हम लोग स्टार्ट स्टॉप बटन को लगाने के लिए मेमोरी बिट का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये काम होता है फ्लैग बिट या मेमोरी बिट, इस नाम से भी जानते हैं। तो इसमें चलता है M0, M1, M2, M3। इसमें नंबर ऑफ आप देख सकते हो कितने मैक्सिमम मेमोरी बिट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे टाइमर डायग्राम बना रखा है। ये यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इनेबल बिट है। तो इनेबल बिट पे जैसे मैं सप्लाई दे रहा हूँ तो कंटिन्यू टाइमर होल्ड हो जा रहा है, टाइम को स्टोर कर ले रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास एक X2 है जो हमारे पास स्टॉप बटन NCPB है, और एक हमारे पास NOPB स्विच है। NOPB स्विच का एड्रेस जो X4 है। ठीक है, तो NOPB जो बटन है हमारी X4 है, X4 का एड्रेस हम लोग यहाँ पे डालें, NOPB स्विच है इसलिए हम लोग स्टार्ट बटन की तरह यूज कर रहे हैं NOPB को, और NCPB को स्टार्ट बटन की तरह यूज कर रहे हैं। NCPB जो है हमारे पास वो स्टॉप बटन की तरह यूज कर रहे हैं। तो अब NCPB को NCPB की तरह रखना है तो हम लोग बफर डालेंगे, NOPB को NOPB की तरह रखना है तो X4 का बफर डालेंगे। उसके बाद मेमोरी बिट दिया, मेमोरी बिट का होल्डिंग करा दिया, तो एक आउटपुट हमारा होल्डिंग के लिए यूज हो गया। अब जैसे कि अदर आउटपुट हमको जगह डालना पड़ता तो यहाँ Y0, Y1 फिजिकल एड्रेस डालते, तो यहाँ पे फिजिकल नहीं वर्चुअल बिट का यूज कर लिया, ऑन ऑफ करा लेंगे उसी से। ठीक है, क्योंकि ये पीएलसी को अंडरस्टैंड करता है कि हमारे पास आउटपुट है, उसको ऐसा फील होता है, बट हम लोग जानते हैं कि ऐसा कोई आउटपुट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने मेमोरी बिट का एड्रेस दिया। जैसे ही मेमोरी बिट हाई होगी, X4 के जैसे प्रेस करेंगे मेमोरी बिट हमारी हाई हो जाएगी। मेमोरी बिट जैसे हाई होगी तो टाइमर को कंटिन्यू सप्लाई मिल जाएगी। इस टाइमर का जो रेजोल्यूशन है वो क्या है? 100 मिलीसेकंड हमने रेजोल्यूशन सेट कर रखा है। ठीक है, और मैंने कैलकुलेशन भी यहाँ पे करके आपको दिखा रखा है। ठीक है, और मैं इसको चलाना चाहता हूँ कितने सेकंड? 5 सेकंड के लिए चलाना चाहता हूँ, तो उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से? 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 5 सेकंड निकल के बाहर आ गया। क्लियर?
तो इस तरह से 1 मिली सेकेंड चलाते तो इसलिए 1 इंटू 10 500 से 5000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब मुझे 5 सेकेंड मिलता। ठीक, तो मैंने इसका एड्रेस दिया T0 का मैंने यहाँ पे डन बिट डाला। डन बिट हमारे होता है जो बफर की तरह जो होता है, बफर पे हम कोई भी टाइमर का एड्रेस डाल देते तो उसे डन बिट कहते हैं, और Y2 को मैंने कनेक्ट कर दिया डन बिट के थ्रू। ठीक है, अब इसी TT बिट हमारे पास T0 को हमने TT बिट लिया। ठीक है, TT बिट के थ्रू मैंने Y1 को कनेक्ट कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइमिंग डायग्राम में क्या है, सेट वैल्यू ऑफ एक्चुअल टाइम रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई इक्वल टू सेट वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे 100 इंटू 10⁻³ ये रेजोल्यूशन है। ठीक है, 100 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई 50 मैंने किया, क्योंकि 100 मिली सेकेंड का रेजोल्यूशन के टाइमर का एड्रेस चूज किया मैंने, और 5 सेकेंड निकल के हमारा टाइम आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं X2 हमारे पास सिग्नल है। तो ये हमारा जैसे ही जब तक ये सिग्नल हाई नहीं होता है, ठीक है, कहने का मतलब X2 NCPB, तो NCPB सिग्नल तो ऑलरेडी हाई रहता है। ठीक है, तो जब तक वो हाई रहता है तो देखो क्या रहता है, X4 हमारा स्टार्ट बटन है। जैसे X4 बटन को हम लोग प्रेस करते हैं वैसे हमारा M0 है वो ऑन हो जाएगा। M0 जैसे ही ऑन हो जाएगा तो वो टाइमर मान लो यहाँ पे Y2 है। ठीक है, Y2 यहाँ से 5 सेकेंड टाइम काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा। जो T0 होगा वो ये यहाँ पे देखो नीचे T0 है ना, इसने टाइम काउंटिंग करना स्टार्ट किया। उससे पहले हमारा Y1 देखो ऑन है। क्यों? क्योंकि TT बिट हमारी ऑन रहती है जब तक टाइमर को सप्लाई मिली, जब टाइमर को सप्लाई जब तक नहीं मिलती तब तक TT बिट तो ऑन ही रहेगी। ठीक है, और जैसे टाइमर को सप्लाई मिल जाती है उसका जब तक 5 सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक TT बिट ऑन रहेगी, और जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होगा वैसे ही हमारी क्या हो जाएगा, डन बिट ऑन हो जाएगी। तो डन बिट हमारा Y2 है, तो देखो 5 सेकंड जैसे कंप्लीट हुआ डन बिट हमारी हाई हो गया, दैट मीन्स Y2 हाई हो जाएगा और Y1 उस समय लो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे Y1 TT बिट के थ्रू कनेक्टेड है तो Y1 यहाँ पे ऑफ हो गया। ठीक है, जब तक हमारा टाइम, अब जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पे बटन को प्रेस किया, कौन सी बटन प्रेस हुई हमारी, जैसे स्टॉप बटन प्रेस होगी, स्टॉप बटन जैसे ही प्रेस होगी तो सारे सिग्नल हमारे जो हैं वो लो हो जाएंगे। तो मेमोरी बिट हमारी लो हो गई, डन बिट हमारे पास जो है डन बिट के थ्रू Y2 कनेक्टर था वो भी हमारा लो हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा Y1 है वो ऑन हो जाएगा क्योंकि टाइमर ऑफ हो चुका है, तो TT बिट हाई हो जाएगी। तो इस थ्रू मैंने इसको टाइमिंग के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब की, बताया किस तरह से ऑन होगा किस तरह से ऑफ होगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में भी आया होगा ये लेक्चर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक प्रोग्राम बना लेते हैं, उस प्रोग्राम के बाद हम लोग एंड करते हैं लेक्चर को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है। देखो प्रोसेस समझो पहले क्या होना है। ठीक है, एक कन्वेयर बेल्ट है और एक सोलेनॉइड है, और एक हमारा सोलेनॉइड के पास सेंसर लगा है। ठीक है, तो कन्वेयर बेल्ट होगी दैट मीन्स मोटर से ऑपरेट हो रहेगी। एक हमारे पास स्टार्ट बटन है, एक हमारे पास स्टॉप बटन है। क्लियर, एक स्टार्ट बटन और एक स्टॉप बटन और एक सेंसर है जो X3 के PLC के इनपुट पे कनेक्ट है। ठीक, PLC के इनपुट पे कौन कनेक्ट है, X3 कनेक्ट है, सेंसर कनेक्ट है। ठीक है, PLC के इनपुट पे X0 कनेक्ट है, X2 कनेक्ट है, तो X0 जो स्टॉप बटन है और X2 हमारी स्टार्ट बटन है, ये PLC पे कनेक्टेड। हमारे पास दो आउटपुट हैं Y0 और Y1। जो सोलेनॉइड है वो हमारे पास एक आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और जो मोटर है वो भी एक, तो Y0 हमारे पास एक क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारा होना चाहिए Y2 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने Y1 रख रखा है, ये Y2 होना चाहिए। ठीक है, तो दो आउटपुट हमारे पास, एक सोलेनॉइड और एक कन्वेयर बेल्ट का मोटर है वो भी एक आउटपुट। उसका मैंने एड्रेस डिसाइड कर दिया Y0 और इसका एड्रेस डिसाइड कर दिया Y2। क्लियर, सोलेनॉइड का एक सेंसर है हमारे पास X3। तो 3 इनपुट हैं 2 आउटपुट हैं। ठीक, नंबर ऑफ इनपुट कितने 3, ठीक, और नंबर ऑफ आउटपुट कितने 2। तो सबसे पहले एड्रेस डिसाइड करो, प्रोसेस क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ कन्वेयर बेल्ट है, जैसे कि वो कन्वेयर बेल्ट बॉटल कैरी कर रही कोल्ड ड्रिंक की। ठीक है, वो बॉटल को कैरी कर रही है कोल्ड ड्रिंक की। वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जैसे ही X3 सेंसर के सामने आती है तो X3 सेंसर सेंस कर लेता है और कन्वेयर बेल्ट को रोक देता है और सोलेनॉइड को ओपन कर देता है, और 5 सेकंड के बाद ये कन्वेयर बेल्ट जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है और सोलेनॉइड फिर से बंद हो जाती है। ठीक, ये काम करवा रहे हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाती है, कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है, कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल आगे जाती रहती है। फिर कोल्ड ड्रिंक सोलेनॉइड से जैसे X3 सेंसर हमारा डिटेक्ट करता है कि बॉटल आ चुकी है तो सोलेनॉइड को ऑन कर देता है, कोल्ड ड्रिंक उसमें फिल हो जाती है। फिर क्या होता है 5 सेकंड के बाद फिर ये सोलेनॉइड बंद हो जाती है, कन्वेयर बेल्ट वापस ऑन हो जाती है और बॉटल को आगे फॉरवर्ड करती रहती है। ठीक, ये प्रोग्राम था हमारा। ठीक, तो उसके प्रोसेस के लिए मुझे इनपुट
नंबर ऑफ इनपुट कितने, नंबर ऑफ आउटपुट कितने, उनके एड्रेसेस क्या होंगे, वो सारे सेलेक्ट किया मैंने। सेंसर किस टाइप का लगेगा पीएलसी में, वो भी सिलेक्ट किया। सेंसर का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पीछे मैंने सेंसर दिया है, किस तरह से हार्डवेयर पे कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैंने बता रखा है, तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो X3 जब बोतल आ रही तभी हमको डिटेक्ट करना है, तो हमने PNP NO सेंसर का यूज कर लिया। जो PNP NO सेंसर है, ठीक है, PNP NO सेंसर या कह सकते हो NPN NC सेंसर को लगा सकते हैं हम लोग। वो NOPB स्विच की तरह उसका बिहेवियर होता है, जैसे ऑब्जेक्ट आता है उसके सामने वैसे ही वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है और आउटपुट को क्या कर देता है, जो भी आउटपुट रहता है ऑन कर देता है। क्लियर। तो X0 हमारे पास स्टार्ट बटन है, ठीक है, सॉरी X0 स्टॉप बटन हो गई, X2 हमारे पास स्टार्ट बटन हो गया। Y0 हमारे पास क्या है, Y0 हमारी मोटर है, कन्वेयर बेल्ट है, इसको मैंने होल्ड करा दिया। फिर क्या किया मैंने, एक X3 सेंसर को डाल दिया उसके सीरीज में। X3 सेंसर हमने डाल दिया। X3 सेंसर जैसे सेंस करता है कन्वेयर बेल्ट बंद हो जानी चाहिए, तो कन्वेयर बेल्ट बंद हो जाएगी और टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर जैसे ऑन होगा तो दैट मीन सेंसर ऑन है, टाइमर ऑन है, ठीक। तो Y2 हमारा चलेगा 5 सेकंड, सोलेनॉइड 5 सेकंड तक चलती रहेगी। सोलेनॉइड जब तक 5 सेकंड तक चलेगी उस समय होगा क्या क्या रहा होगा, सोलेनॉइड जैसे ही 5 सेकंड के लिए हमारी ऑन होगी, ये जो सोलेनॉइड Y2 है ये 5 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और Y0 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब तक सेंसर ऑन है, सेंसर ऑन रहेगा तब तक कन्वेयर बेल्ट हमारी क्या रहेगी, जायज़ सी बात है, कन्वेयर बेल्ट उतने समय के लिए क्या रहेगी, ऑन मतलब ऑफ रहेगी, ठीक है। और जैसे ही कन्वेयर बेल्ट हमारी ऑफ रहेगी, जैसे ही हमारा टाइम कंप्लीट होगा, टाइमर वो सोलेनॉइड को बंद करेगा ना, और सोलेनॉइड को अगर बंद कर दिया तो फिर मैंने इसको बाईपास करके होल्डिंग दे दी, फिर से T37 डन बिट डाल दिया इसके पैरेलल में, स्टार्ट बटन के पैरेलल में इसके डन बिट डाल दिया, और फिर इसको मैंने लगा दिया Y0 से। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा जो Y0 है वो मतलब कि कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाएगी। तो कन्वेयर बेल्ट जो ऑन हो जाएगी उस पर रखिए बॉटल कोल्ड ड्रिंक की जो फिल हो चुकी है उसमें कोल्ड ड्रिंक, अब वो आगे बढ़ जाएगी। जैसे आगे बढ़ जाएगी तो सेंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और सेंसर जैसे ही ऑफ होगा, ये हमारा टी ऑन टाइमर है, तो टाइमर क्या हो जाएगा, सेंसर अगर ऑफ हुआ तो सप्लाई देना बंद कर देगा टाइमर को, और टाइमर को सप्लाई देना बंद किया तो टाइमर क्या हो जाएगा, टाइमर हमारा टाइम भूल जाएगा। टाइमर जैसे भूल जाएगा टाइम तो क्या होगा आगे वो, अब यहाँ पे हम जो एड्रेस दिखाएंगे T37 वगैरह जो भी एड्रेस आप डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू अपने डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। तो एड्रेस मैंने दिया, 5 सेकंड के बाद काम हो रहा तो S1 में एड्रेस दिया, S2 में मैंने वैल्यू सेट वैल्यू का डाल दी अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। क्लियर। मुझे 5 सेकंड चलाना है इसलिए 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 मिली रेजोल्यूशन का ये टाइमर है, T37 जो इसका एड्रेस है, ठीक। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं किस तरह से फिर इसी प्रोग्राम को अलग मेथड से क्या कैसे कर सकते हैं। आप लोग भी इसको ट्राई करो इस प्रोग्राम को, आई होप आप सारे प्रोग्राम को समझ गए हो और ये प्रोग्राम डन भी कर लोगे आप लोग। क्लियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड सी यू अगैन, एंड इफ यू फील दैट द कंटेंट इज गुड देन सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस चैनल, ओके, एंड बाय बाय एंड राधे राधे।